नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केल अप टू, जिसमें हम बिज़नेस को बड़ा करने के बारे में कुछ लेसन सीखते हैं। बिज़नेस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। उसी में से एक बड़ी चीज़ है आर्ट ऑफ पिवट। क्या है आर्ट ऑफ पिवट? उसी को हम अलग अलग रूपों में समझने की कोशिश कर रहे हैं। If a pivot is defined as making a swift turn in response to unexpected developments or obstacles, then it's fair to call 2020 the year of pivot. अगर हम ये कहें, पिवट मतलब एक बहुत ही आराम से स्विफ्ट टर्न, और टर्न कब? जब आप कोई अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हो गया या कोई अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल आ गया, रुकावट आ गई। आप अपना बिजनेस चालू किए और कोई नई चीज़ डेवलपमेंट हो गई या कोई नया रुकावट आ गई, तो आप शिफ्ट कर जाते हैं। अगर आप इसको पिवट कहेंगे तो 2020 को कहना पड़ेगा ईयर ऑफ पिवट, क्योंकि सारी दुनिया के सभी बिजनेसेस को सबसे बड़ी रुकावट आई 2020 में। क्यों? पैंडेमिक आया था। तो जितने भी बिजनेसेस मरे या बढ़े वो पैंडेमिक की वजह से। जब एक आदमी अपना बिजनेस करता है तो उसके पास ढेर सारा काम होता है। सबसे पहले तो अगर वो बड़ा बिजनेस करना चाहता है तो जा कर के इन्वेस्टर्स के पास भीख मांगना पड़ता है पैसा। उसको बोलते हैं रेजिंग मनी, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद पैसा लेकर के आप जाएंगे हायरिंग करने के लिए। क्या करने? लोगों को नौकरी पे रखेंगे। हायरिंग हो गया, उसके बाद आपको फाइन ट्यून द ऑफरिंग करना होता है। फाइन ट्यून मतलब जो ऑफ़र आप दे रहे हैं उसको और ठीक करना होता है उन एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। कोई अच्छा एम्प्लॉय है तो उसको हो सकता है आपको ज़्यादा सैलरी देना पड़े, कोई ख़राब है तो उसको निकालना पड़े, कोई एवरेज है तो उसको ट्रेन करना पड़े। मतलब आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में ट्रेनिंग करनी होती है, फाइन ट्यून करना होता है। फाइन ट्यून समझते हैं ना? परफेक्ट करना होता है। और इसी के साथ साथ आपको एक लंबे टाइम में डेवलपिंग द कल्चर करना होता है। आपकी कंपनी का कल्चर कैसे डेवलप हो। जैसे आज की जो मीटिंग मैंने ली है, मैंने अपनी कंपनी का एक स्पिरिचुअल कल्चर डेवलप करने की शुरुआत की है। इसके पहले तक मैं खाली वहाँ पर डांटता था कि ये गलती की है तुम लोगों ने, तुम्हें नहीं करनी चाहिए, एक अच्छी कंपनी में सब नहीं होता। अब मैं आज का जो मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी वो रमन महर्षि से स्टार्ट की थी कि कैसे वो एक आदमी थे जो अच्छाई जीते थे, करते थे। तो मैं चाहता हूँ वही कल्चर हमारी कंपनी में आए। तो एक कंपनी जब शुरू काम करती है तो उसको पैसा इकट्ठा करना होता है, हायरिंग करना होता है, फाइन ट्यूनिंग करना होता है, डेवलपिंग कल्चर करना होता है। और इसके ऊपर अब जब कोविड आया तो उसको झेलना पड़ा मास पैनिक, पब्लिक परेशान। उसको झेलना पड़ा सडन ड्रॉप ऑफ इन बिजनेसेस, उसका अचानक से पैसा गिर गया, बिजनेस कम हो गया। उसको झेलना पड़ा ह्यूज ड्रॉप इन कस्टमर डिस्पोजेबल इनकम, उसके कस्टमर्स के पास पैसा नहीं था तो मांगेगा क्या। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग। क्या होता है सोशल डिस्टेंसिंग? आज के पहले, कोविड के पहले अगर आपको पूछा गया होता तो ये एक मेडिकल किताब की चीज़ थी जो आपको कभी पता भी नहीं होती। अब हर बच्चे को पता है सोशल डिस्टेंसिंग माने दूर दूर रहो भैया। इन सम वेज एंटरप्रेन्योर्स आर बिल्ट टू थ्राइव इन चैलेंजिंग टाइम्स एंड कंडीशंस, सेज बज़फीड फाउंडर जोनाह पेरिटी। जोनाह पेरिटी बोलते हैं, जो बज़फीड के फाउंडर हैं जिन्होंने बज़फीड बनाया, कि ऐसा लगता है कि जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब उनको चैलेंज मिलता है, कोई मुश्किल मिलती है, तो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। आई हैव नोटिस्ड दैट टाइम्स ऑफ क्राइसिस हैव फेवर्ड फाउंडर लेड कंपनीज। वो बोलते हैं कि मैंने देखा है जब क्राइसिस आती हैं तो जो फाउंडर लेड कंपनीज हैं वो अच्छा करती हैं। एक और कंपनी होती है जो फाउंडर लेड कंपनी नहीं होती, मतलब जो कंपनी बना रहा है जब वही चला रहा होता है तो उसको बोलते हैं फाउंडर लेड कंपनी। लेकिन मान लीजिए मैंने एक कंपनी बनाई, उसके बाद उसको बेच दिया, मेरा पैसा मिल गया, मैं खाली हो गया, तो वो कोई और चला रहा है। कोई बहुत बड़ा आदमी, बहुत अमीर आदमी, उसने एक बिज़नेस ख़रीदा, उस आदमी को अलविदा कर दिया, उसमें एम्प्लॉयज़ लगाए, तो वो फाउंडर लेड नहीं है। जो आदमी ने ख़रीदा वो चला नहीं रहा है, वो बहुत अमीर आदमी है, उसके पास 50 बिज़नेस हैं। तो बोल रहे हैं ख़ास तौर से जो फाउंडर लेड कंपनीज़ होती हैं, जो अपनी मेहनत से कंपनी बनाता है, वो कंपनीज़ क्राइसिस में और अच्छा काम करती हैं। आई हैव नोटिस दिस बिकॉज दे आर
headed by people who like to improvise. क्योंकि ये लोग इम्प्रोवाइज करना पसंद करते हैं, मतलब कहीं पर कुछ मुश्किल आए तो और बेहतर कुछ और नया ट्राई करने में खुश होते हैं. They think things through first principle and are okay adapting and changing their businesses. इलॉन मस्क यूज़ करते हैं इस वर्ड को बहुत बार. ये जो फाउंडर्स होते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहला ये कर लेना चाहिए, अगर ये नहीं होता तो फिर मैं इम्प्रोवाइज करूँगा. निचोड़ से सोचना. निचोड़ से मतलब अगर कोई आदमी मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो क्या वो मेरा कोर्स खरीदना चाहता है कि वो मुझसे बात करना चाहता है? कोई आदमी मुझसे बात करना चाहता है, वो मुझसे बात करना चाहता है कि वो बातें करना चाहता है जो मैं बता रहा हूँ? नहीं समझे? क्या पता वो बातें उसको किसी और तरीके से भी बता सकता हूँ. अगर एक आदमी नई कार की कंपनी बना रहा है तो कार के अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं, उन पार्ट्स को खरीदो, जोड़ो और बेचो. लेकिन जो आदमी फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचेगा वो कहेगा ये पार्ट किस चीज़ से बनते हैं, वो इकट्ठा करो. तो जो लोग भी फाउंडर्स होते हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं, इसलिए बहुत जल्दी अडैप्ट करते हैं और चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस को. अडैप्ट मतलब परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेना, चेंज कर लेना. तो जब इस तरह की मुश्किलें आती हैं तो जोना पेरेटी बोलते हैं यू हैव टू बी टोटली ओपन टू चेंजिंग एवरीथिंग. आपको ये नहीं सोचना चाहिए अरे यार अब क्या करेंगे. ऐसा सोचिए कि सब कुछ बदल सकते हैं हम. आपकी गाड़ी का पूरा हिस्सा अलग अलग करके फिर से जोड़ सकते हैं. एंड परसुइंग अपॉर्चुनिटीज़ यू डोंट नो एग्जिस्टेड. और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के भी पीछे जाने को तैयार हो जाइए जो पहले नहीं थे. अब आपको नई मौका दिखाई दिया तो उसके पीछे जाइए. दैट प्लेज टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फाउंडर्स as does the fact that entrepreneurs are just used to struggling. They often relish the struggle. मैं गया था बेंगलोर. गरिमा और वैभव जा चुके हैं. गरिमा नहीं गई ना अभी, अनुज भी नहीं गए हैं, श्रवण भी नहीं गए हैं. बेंगलोर में एक जगह श्रीश भी नहीं गए हमारे साथ. जाना चाहिए था यार, तुम तो चले गए बॉलिंग करने. एक कंपनी जो सामान बनाती थी वो बना करके बेचती थी. अभी आप उसका कंपनी का नाम खुद बताएंगे. बता दिए पहले से. वो बनाती थी सामान, फर्नीचर बनाती थी और बेचती थी. बाद में चूंकि वो नई कंपनी थी तो आसपास के जो पुरानी कंपनीज थे वो उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए कि हम नहीं बेचने देंगे. लाइसेंस वाद करना शुरू कर दिया, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं इस चीज़ का, और गवर्नमेंट को खिला दिया पैसा. तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ नहीं बेच पाऊंगा तो मैं दूसरे देशों में बेचूंगा. अब फर्नीचर दूसरे देश में बेचना बड़ा मुश्किल काम है. लोडिंग में, पहुंचाने में, सामान टूटने में, ये सब झंझट है. फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना. उसने अपने लोगों से कहा फर्नीचर रेडीमेड मत बनाओ. मतलब ऐसा मत बनाओ कि पूरा का पूरा बिस्तर बेच रहे हो, अलमारी बेच रहे हो. फर्नीचर का पार्ट बना करके, सामान बना करके बेचो, और वो जहाँ वहाँ जाएगा वो लोग उसको जोड़ लेंगे और सस्ता बेचो. और इसी ट्रिक की वजह से वो कंपनी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर की कंपनी. बेंगलोर में उसका शोरूम जितना बड़ा अपना आवास विकास है इसके बराबर है. इसमें आप चलते रहेंगे, थक जाएंगे चलते चलते. हाँ क्या है? हाँ, खाने का भी बड़ा अच्छा है. तुम गए नहीं थे. तो जब मुश्किल आती है तो एंटरप्रेन्योर्स, और मैं बता दूं इसको वो था, डिसलेक्सिया था. Jona's case, the pandemic turned what was anticipated to be a banner year for BuzzFeed into one in which company had to struggle to break even. जोनास के साथ ये हुआ कि BuzzFeed के लिए जिस साल में उनको लग रहा था कि यार हमारा सबसे बड़ा साल होगा, वो साल उनके लिए हो गया बहुत मुश्किल वाला, कि बेचारे चला भी नहीं पा रहे थे. ब्रेक इवन भी नहीं हो रहा था. जितना खर्चा चलना था, सैलरीज देनी थी, उतना भी पैसा नहीं आ रहा था. We saw tens of millions of dollars just evaporate. बोलते हमने देखा दसियों मिलियन डॉलर, मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए गायब हो गए, इवेपोरेट हो गए. अभी परसों न्यूज़ आई, नरसों न्यूज़ आई थी. पेटीएम को 29 मार्च के बाद उसमें पैसा नहीं ले सकता पेटीएम. एक गवर्नमेंट की न्यूज़ आई. मैंने तुरंत, मेरे पेटीएम में कुछ पैसे थे उसको बैंक में जमा कर दिए. आज न्यूज़ आई है कि पेटीएम के जो शेयर होल्डर थे
उनके 20,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। मतलब मार्केट में से उसकी कीमत ख़त्म हो गई। तो अगर किसी ने 1 लाख का शेयर लिया होगा, 2 लाख का शेयर लिया होगा, उस 1 लाख की शेयर की कीमत आज 2,000 रुपये या 1,000 रुपये। इस तरह से होता है आदमी का ट्रांसफर, बदलाव। पता चल रहा है कि पेटीएम बहुत घपले कर रहा है। तो कह रहे हैं हमारा दसियों सैकड़ों करोड़ों रुपए ऐसे ही गायब हो गया। सेज जोना, एज अ रिजल्ट BuzzFeed had to eliminate about $40 million in cost by cutting back on international expansion and reorganizing the business। इसी वजह से हमने अपना $40 मिलियन का तकरीबन 10-20 मिलियन, हाँ 2-3 हज़ार करोड़ का जो खर्चा था, कॉस्ट था अपने बिजनेस को बड़ा करने वाला, उसको हमको काटना पड़ा और पूरे बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा। जो उनका प्लान था वो चेंज करना पड़ा। बहुत से लोगों की नौकरी भी गई होगी और अब उन्होंने अपना फोकस चेंज कर दिया। अब वो आ गए ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स मतलब हाँ, जो पहले दुकान खोल करके सामान बेचते, अब वो ई कॉमर्स में आ गए, ऑनलाइन सामान बेचेंगे। ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू मतलब यहाँ पे जैसे ट्रांजैक्शनल यूपीआई, गूगल पे, इन सबसे पैसा आएगा हो जाएगा। हाँ, ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू मतलब हमारा एक प्लेटफॉर्म है और आप अपना कोई सामान हमारे प्लेटफॉर्म से बेचेंगे तो थोड़ा पैसा हमको देंगे, क्योंकि मेन कस्टमर के पास वो नहीं जा पा रहे थे। तो एक ई कॉमर्स पे अपना उन्होंने फोकस करना शुरू किया, ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू पे एंड प्रोग्रामेटिक रेवेन्यू। प्रोग्रामेटिक मतलब प्रोग्राम्स बना कर बेचना शुरू किया। Meanwhile, because of the crisis, BuzzFeed may end up strengthening its relationship with client companies, some of whom have turned to BuzzFeed for help in shifting to e-commerce। मैंने BuzzFeed के बारे में सुना। ये एक मीडिया कंपनी है, वीडियोस बनाती है, न्यूज़ बताती है। बोलते हैं अब हमने अपना, कोविड का टाइम चल रहा था, हम पब्लिक को वो सर्विस नहीं दे पा रहे थे जो हम देना चाहते थे, पैसे लेकर देते हैं लोग। तो हमने उस समय का टाइम यूज़ कर लिया अपने क्लाइंट कंपनीज़ के साथ दोस्ती करने में, जा के मिलने में। और ढेर सारी ऐसी कंपनीज़ थी जो पहले ऑनलाइन सामान नहीं बेच पाती थी, तो उनको हमने हेल्प करना शुरू कर दिया, हमारे थ्रू आप ऑनलाइन सामान बेचिए। जब क्राइसिस आती है, मुश्किल आती है, 2 चीज़ें होती हैं। आपको उस समय मजबूरी में स्मार्ट और फास्ट डिसीजन लेना होता है। आमतौर पे जब आप रिलैक्स होते हैं, आराम से काम करते हैं, तो आपके मन में 10 विचार होते हैं, आराम से ट्राई करते हैं। लेकिन जब क्राइसिस होती है तो खश करके आपको कम टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है। तो एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा, नैरोइंग द मार्जिन ऑफ एरर। आप जो पहले आराम से काम करते हैं उसमें था चलो गलती हो जाएगी, देख लिया जाएगा यार, वो कम कर देते हैं। जब खतरा ज़्यादा होता है तब आपका मार्जिन ऑफ एरर भी कम हो जाता है। It forces you to use limited resources, including your own energy, more efficiently and wisely। और क्राइसिस के दौरान आपके पास जो कुछ भी रुपया पैसा है, अपनी एनर्जी है, अपना टाइम है, उसको भी आप बहुत संभाल के खर्च करते हैं। And it demands that a leader really steps into the role and rally the battered troops। और जब क्राइसिस आती है तो जो भी कंपनीज़ के लीडर्स हैं, सबसे ऊपर के बड़े लोग, वो लोग अपना लीडर का रोल प्ले करें एंड रैली द बैटर्ड ट्रूप्स, और अपने एम्प्लॉयज़ को एक ट्रूप की तरह, जैसे एक सेनापति अपने सेना को मोटिवेट करता है। क्या है मृत्यु, बाहुबली में जैसे करता है। तुमने देखा है बाहुबली अनुज? अरे यार इसको बाहुबली दिखाओ, ऊपर लगा करके एक दिन बाहुबली दिखाओ पिक्चर, उसमें आप देखेंगे किस जोश से वो लड़ाई कराता है। तुमने भी नहीं देखा ना बाहुबली? देखा है? वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से एक नेता को, मतलब एक लीडर को, कंपनी के मालिक को जोश देना पड़ता है क्राइसिस में और घसीटना पड़ता है। तो आज का तो यही है कि बहुत डिटेल में नहीं गए हैं, खाली ये बताते हैं कि किस तरह से पहले आराम से काम करते थे, क्राइसिस में वो नए नए तरीके से अपने आप को सर्वाइव कराए। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।